नमस्कार, हमारे YouTube चैनल बटरफ्लाई स्टडी में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 8वीं के सामान्य विज्ञान 5वां पाठ परमाणु का अंतर्भाग। आज हम इस पाठ का अध्ययन करेंगे। थोड़ा याद करो, द्रव्य अर्थात क्या, परमाणु अर्थात क्या है। द्रव्य का सबसे छोटा घटक कौन सा है। हमने देखा कि द्रव्य अणुओं से बना होता है, अणु परमाणुओं से बने होते हैं, अर्थात परमाणु द्रव्य की सबसे छोटी इकाई होती है। सभी भौतिक और रासायनिक परिवर्तनों में स्वयं की रासायनिक पहचान बनाए रखने वाला तत्व का छोटे से छोटा कण परमाणु है। तालिका 5.1 में कुछ पदार्थों के नाम और सूत्र दिए गए हैं। उसके आधार पर पदार्थ के छोटे से छोटे कण की जानकारी और पदार्थ का प्रकार दर्शाने वाले चिन्ह भरकर तालिका पूर्ण करो। यहाँ पे कुछ तालिका पूर्ण की गई है और कुछ खाली है। उसके अनुसार जो ऊपर जो पानी, ऑक्सीजन और हीलियम के भरे गए हैं, उसी अनुसार आप अन्य तालिका को भी देखकर पूर्ण करिए। पदार्थ के प्रकार, विभिन्न प्रकार के पदार्थ यहाँ दिए गए हैं। पिछली कक्षा में हमने पढ़ा है कि बहुत सारे पदार्थों के छोटे छोटे अणु होते हैं। कुछ थोड़े पदार्थों के अणु में एक ही परमाणु होता है। अणु परमाणुओं के रासायनिक संयोग से बनते, इससे स्पष्ट होता है कि रासायनिक संयोग में भाग लेने वाला तत्व का छोटे से छोटा कण परमाणु है। परमाणु संबंधी संकल्पना 2500 वर्षों से पुरानी है, परंतु कालांतर में यह विस्मृत हो गई। आधुनिक काल में वैज्ञानिकों ने प्रयोगों के आधार पर परमाणु का स्वरूप ही नहीं बल्कि अंतर्भाग भी स्पष्ट किया। इसकी शुरुआत डाल्टन के परमाणु सिद्धांत से हुई। क्या तुम जानते हो, द्रव्य के सूक्ष्म कणों में विभाजित एक सीमा होती है। ऐसा भारतीय दार्शनिक कणाद ईस्वी पूर्व 6वीं शताब्दी ने प्रतिपादित किया। द्रव्य जिन अविभाज्य कणों से बने होते हैं उन्हें कणाद मुनि ने परमाणु अर्थात अति सूक्ष्म कण नाम दिया। उन्होंने यह भी प्रतिपादित किया कि परमाणु अविनाशी है। ग्रीक दार्शनिक डेमोक्रिटस ईस्वी पूर्व 5वीं शताब्दी ने यह प्रतिपादित किया कि द्रव्य कणों के बने होते हैं और उन कणों को विभाजित नहीं कर सकते। द्रव्य के सूक्ष्मतम कण को डेमोक्रिटस ने एटम नाम दिया। ग्रीक भाषा में एटमास का अर्थ है विभाजित न होने वाला। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। ईस्वी सन 1803 में ब्रिटिश वैज्ञानिक जॉन डाल्टन ने सुप्रसिद्ध परमाणु सिद्धांत प्रतिपादित किया। इस सिद्धांत के अनुसार द्रव्य परमाणुओं से बने होते हैं तथा परमाणु अविभाज्य और अविनाशी होते हैं। एक ही तत्व के सभी परमाणु एक समान होते हैं तथा भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु भिन्न होते हैं, उनके द्रव्यमान भिन्न होते हैं। डाल्टन का परमाणु प्रतिकृति। एक ठोस गेंद और एक बूंदी का लड्डू लो। उन दोनों गोलों को हाथ से दबाओ, क्या दिखाई देगा। ठोस गेंद को धार वाले चाकू से सावधानी पूर्वक काटो, क्या दिखाई देगा। बूंदी के लड्डू की अंतर्गत संरचना है वह उसकी अपेक्षा छोटे कणों से अर्थात बूंदी एक दूसरे से चिपक कर बना प्रतीत होता है, परंतु ठोस गेंद को मोटे तौर पर अंतर्गत संरचना कुछ भी नहीं ऐसा प्रतीत होता है। डाल्टन ने वर्णित किया परमाणु यह किसी कठोर ठोस गोले के समान कुछ भी संरचना न होने वाला प्रतीत होता है। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार परमाणु में द्रव्यमान का वितरण सभी ओर एक समान होता है। ईस्वी सन 1897 में जे थॉमसन इस वैज्ञानिक ने परमाणु के अंदर स्थित ऋण आवेशित कणों की खोज की और डाल्टन के परमाणु सिद्धांत को खंडित किया। थॉमसन ने प्रयोग करके यह दिखा दिया कि परमाणु के अंतर्भाग में स्थित ऋण आवेशित कणों का द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु की तुलना में 1800 गुना कम होता है। इन कणों को आगे चलकर इलेक्ट्रॉन नाम दिया गया। सामान्यतः पदार्थ ये प्राकृतिक रूप से ही विद्युत आवेशित दृष्टि से उदासीन होते हैं, अर्थात पदार्थों के अणु और वे जिनके रासायनिक संयोग से बने हैं वे परमाणु विद्युत आवेशित दृष्टि से उदासीन होते हैं। अंतर्भाग में ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन होते हुए भी परमाणु विद्युत आवेशित दृष्टि से उदासीन कैसे। थॉमसन ने परमाणु संरचना के प्लम पुडिंग प्रतिकृति मॉडल द्वारा इस समस्या का हल निकाला। थॉमसन का प्लम पुडिंग परमाणु कृति। परमाणु संरचना का पहला प्रतिकृति अर्थात थॉमसन ने 1904 में दर्शाया यह प्लम पुडिंग प्रतिकृति। इस प्रतिकृति के अनुसार परमाणु में सर्वत्र धन आवेश फैला होता है और उसमें ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन स्थापित होते हैं। फैले हुए धन आवेश तथा संतुलन इलेक्ट्रॉन पर स्थित ऋण आवेश द्वारा होता है, इसीलिए परमाणु विद्युत आवेशित दृष्टि से उदासीन होते हैं। यहाँ पे थॉमसन का प्लम पुडिंग परमाणु प्रतिकृति दिखाई गई है। बताओ तो थॉमसन के प्रतिकृति के अनुसार परमाणु के द्रव्यमान का वितरण कैसा होगा, ऐसा तुम्हें लगता है। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार सर्वत्र समान या असमान। प्लम पुडिंग या प्लम केक यह एक मीठा खाद्य पदार्थ क्रिसमस त्यौहार में बनाते हैं। पहले पाश्चात्य देशों में इस पदार्थ में प्लम इस फल के सूखे हुए टुकड़े डालते थे।
आजकल प्लम के स्थान पर किशमिश या खजूर का उपयोग करते हैं। बताओ तो तुमने गोटी पर स्ट्राइकर से लगाया हुआ निशाना गलत हो जाए तो स्ट्राइकर किस दिशा में जाएगा, निशाना सही लगा तो स्ट्राइकर किस दिशा में जाएगा, सीधा, तिरछा या उल्टी दिशा में। रुदरफोर्ड का नाभिकीय परमाणु प्रतिकृति 1911। अर्नेस्ट रुदरफोर्ड, इन्होंने उसके सुप्रसिद्ध विकिरण प्रयोग के परमाणु के अंतर्भाग को समझने का प्रयास किया और सन 1911 में परमाणु का नाभिकीय प्रतिकृति प्रस्तुत किया। रुदरफोर्ड ने सोने की अत्यधिक पतली चादर मोटाई 10⁻⁴ mm लेकर उस पर रेडियोधर्मी तत्व से उत्सर्जित होने वाले धन आवेशित अल्फा कणों की बौछार की। आकृति 5.4 सोने की चादरों के चारों ओर फ्लूरोसेंट स्फुरदीप्ति का पर्दा लगाकर यदि परमाणु में धन आवेशित द्रव्यमान का वितरण सर्वत्र एक समान होगा तो धन आवेशित कणों का चादर में परिवर्तन होगा, ऐसी उन्हें अपेक्षा थी। अनपेक्षित रूप से अधिकांश अल्फा ऋणात्मक कण पन्नी के आर पार सीधे चले गए और कुछ अल्फा ऋण कण मूल मार्ग से न्यून कोण पर विचलित हुए। उसमें से भी कम अल्फा कणों के अधिक कोण पर विचलन हुआ और आश्चर्य अर्थात 20,000 में से एक अल्फा माइनस कण मूल मार्ग की विपरीत दिशा में परिवर्तित हुआ। यहाँ पे ये प्रयोग दिखाया गया है, रुदरफोर्ड का विकिरण प्रयोग। बड़ी संख्या में आर पार गए यह कण दर्शाते हैं कि उसके मार्ग में कोई भी रुकावट नहीं थी। इसका अर्थ सोने की ठोस अवस्था वाली पन्नी के परमाणुओं के बीच बहुत सी जगह होनी चाहिए। जिन कणों का न्यून कोण या अधिक कोण में विचलन हुआ उनके मार्ग में रुकावट आई। इसका अर्थ है कि रुकावट उत्पन्न करने वाला परमाणु का धन आवेशित और ठोस भाग परमाणु के मध्य में था। इस आधार पर रुदरफोर्ड ने परमाणु का नाभिकीय प्रतिकृति इस प्रकार प्रस्तुत किया। रुदरफोर्ड द्वारा परमाणु प्रतिकृति। परमाणु के केंद्र स्थान पर धन आवेशित नाभिक होता है। परमाणु का करीब करीब संपूर्ण द्रव्यमान नाभिक में समाविष्ट होता है। नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन नामक ऋण आवेशित कण परिभ्रमण करता है। सभी इलेक्ट्रॉनों का एकत्रित ऋण आवेश यह नाभिक पर स्थित धन आवेश के बराबर होने के कारण विजातीय आवेशों का संतुलन होकर परमाणु यह विद्युत दृष्टि से उदासीन होता है। परिभ्रमण करने वाले इलेक्ट्रॉन और परमाणु नाभिक के बीच रिक्त जगह होती है। थोड़ा सोचो, परमाणु की आंतरिक संरचना है, यह किस खोज के कारण ध्यान में आया है? डाल्टन के परमाणु सिद्धांत का प्रयोग। परमाणु और थॉम्सन की प्रतिकृति वाला ठोस परमाणु, इसमें क्या अंतर है? थॉम्सन की परमाणु प्रतिकृति में धन आवेशों का वितरण और रुदरफोर्ड के परमाणु प्रतिकृति में धन आवेशों का वितरण, इसमें अंतर स्पष्ट करो। थॉम्सन और रुदरफोर्ड के परमाणु प्रतिकृतियों में इलेक्ट्रॉनों की स्थिति के बारे में क्या भिन्नता है? थॉम्सन और डाल्टन और थॉम्सन के परमाणु प्रतिकृतियों में न होने वाली कौन सी बात रुदरफोर्ड के परमाणु प्रतिकृति में है? वृत्ताकार कक्षा में परिभ्रमण करने वाले विद्युत आवेशित वस्तु की ऊर्जा कम होती जाती है, ऐसा भौतिक शास्त्र का प्रस्थापित नियम है। इस नियम के अनुसार रुदरफोर्ड ने प्रस्तुत किए प्रतिकृति का परमाणु अस्थायी होता है, परंतु वास्तव में रेडियोधर्मी परमाणुओं के अतिरिक्त अन्य सभी परमाणुओं में स्थायी भाव होता है। रुदरफोर्ड के परमाणु प्रतिकृति की यह त्रुटि नील्स बोर इन्होंने सन 1913 में प्रस्तुत किए परमाणु प्रतिकृति से दूर हो गई। बोर का स्थायी कक्षा परमाणु प्रतिकृति। सन 1913 में डेनिश वैज्ञानिक नील्स बोर ने स्थायी कक्षा परमाणु प्रतिकृति प्रस्तुत कर परमाणु का स्थायी भाव स्पष्ट किया। बोर के परमाणु प्रतिकृति के महत्वपूर्ण आधार तत्व इस प्रकार हैं। परमाणु के नाभिक के चारों ओर परिभ्रमण करने वाले इलेक्ट्रॉन नाभिक से विशिष्ट दूरी पर होने वाले समय केंद्रीय वृत्ताकार कक्षाओं में होते हैं। विशिष्ट कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा स्थिर होती है। इलेक्ट्रॉन भीतरी कक्षा से बाहरी कक्षा में छलांग लगाकर आते समय अंतर के बराबर ऊर्जा अवशोषित करता है और बाहरी कक्षा से भीतरी कक्षा में छलांग लगाकर आते समय अंतर के बराबर ऊर्जा उत्सर्जित करता है। क्या तुम जानते हो, घरेलू गैस की सिगड़ी की नीली ज्वाला पर नमक सोडियम क्लोराइड के कण डालने पर उसी समय उस स्थान पर पीली चिंगारी दिखाई देती हैं। पानी में सोडियम धातु का टुकड़ा डालने पर वह जल उठता है और पीली ज्योति दिखाई देती है। रास्ते के सोडियम वेपर दीपकों में से भी वही पीले रंग का प्रकाश प्राप्त होता है। इन सभी उदाहरणों में सोडियम परमाणु का इलेक्ट्रॉन ऊर्जा अवशोषित कर बाहरी कक्षा में जाता है और पुनः भीतरी कक्षा में छलांग लगाकर आते समय वह ऊर्जा उत्सर्जित करता है। सोडियम परमाणु की इन दो कक्षाओं की ऊर्जा स्तर का अंतर अनिश्चित होता है। यह अंतर पीले प्रकाश की ऊर्जा के बराबर होता है। इसलिए उपर्युक्त तीनों उदाहरणों में वही पीला प्रकाश बाहर निकलता हुआ दिखाई देता है। बोर का स्थायी कक्षा परमाणु प्रतिकृति यहाँ पे दी गई है। बोर की परमाणु प्रतिकृति के पश्चात और कुछ परमाणु प्रतिकृति प्रस्तुत किए गए। उसके पश्चात उदित हुई
पुंज यांत्रिकी क्वांटम मैकेनिक्स, इस नई विज्ञान शाखा में परमाणु संरचना का गहन अध्ययन किया गया। इन सबसे परमाणु संरचना के विषय में सर्वमान्य हुए कुछ मूलभूत तत्व नीचे दिए गए हैं। परमाणु की संरचना, नाभिक और नाभिक का बाहरी भाग, इनसे मिलकर परमाणु बनता है। इनमें 3 प्रकार के उप परमाणविक कणों का समावेश होता है। केंद्रक, परमाणु का केंद्रक धन आवेशित होता है। परमाणु का लगभग संपूर्ण द्रव्यमान नाभिक में समाविष्ट होता है। केंद्रक में 2 प्रकार के उप परमाणविक कण होते हैं। एकत्रित रूप से उन्हें न्यूक्लियन कहते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये न्यूक्लियन के 2 प्रकार हैं। प्रोटॉन पी, प्रोटॉन यह परमाणु के नाभिक में स्थित धन आवेशित उप परमाणविक कण हैं। नाभिक पर धन आवेश यह उसमें स्थित प्रोटॉनों के कारण होता है। प्रोटॉन को पी इस अक्षर से दर्शाते हैं। प्रत्येक प्रोटॉन पर स्थित धन आवेश धन 1 इलेक्ट्रॉन होता है। 1 इलेक्ट्रॉन बराबर 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम अर्थात। अतः नाभिक पर स्थित कुल धन आवेश इलेक्ट्रॉन इस इकाई में व्यक्त करने पर उसका परिणाम नाभिक में स्थित प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है। परमाणु के नाभिक में स्थित प्रोटॉनों की संख्या उस तत्व का परमाणु क्रमांक होती है जैसे Z इस अक्षर से दर्शाते हैं। इस प्रोटॉन का वस्तुमान लगभग 1 यूनिफाइड मास इतना होता है। 1 डाल्टन अर्थात 1 यूनिफाइड मास बराबर 1.66 × 10⁻27 किलोग्राम। हाइड्रोजन के एक परमाणु का द्रव्यमान में लगभग 1 यूनिफाइड मास होता है। न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन यह विद्युत आवेश की दृष्टि से उदासीन उप परमाणविक कण है। उसे n इस संकेत से दर्शाते हैं। नाभिक में स्थित न्यूट्रॉन की संख्या के लिए n यह अक्षर उपयोग में लाते हैं। 1 यूनिफाइड मास इतने परमाणु द्रव्यमान वाले हाइड्रोजन का अपवाद छोड़कर बाकी सभी तत्वों के परमाणु नाभिक में न्यूट्रॉन होते हैं। 1 न्यूट्रॉन का द्रव्यमान लगभग 1 यूनिफाइड मास होता है अर्थात करीब करीब प्रोटॉन के द्रव्यमान के लगभग बराबर। नाभिक का बाहरी भाग, परमाणु की संरचना में नाभिक के बाहरी भाग में परिभ्रमण करने वाले इलेक्ट्रॉन और नाभिक तथा इलेक्ट्रॉन के बीच स्थित रिक्त स्थान का समावेश होता है। इलेक्ट्रॉन ई, इलेक्ट्रॉन यह ऋण आवेशित उप परमाणविक कण है। इसे ई इस अक्षर से दर्शाते हैं। प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर 1 इकाई ऋण आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान से 1800 गुना कम है। अतः इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान नगण्य माना जाता है। परमाणु नाभिक के बाहरी भाग में उपस्थित इलेक्ट्रॉन ये नाभिक के चारों ओर विभिन्न कक्षाओं में भ्रमण करते हैं। भ्रमण कक्षा का स्वरूप त्रिमितीय होने के कारण कक्षा इस पद के स्थान पर कवच इस पद का उपयोग करते हैं। इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा वह जिस कवच में होता है उस पर निर्भर होती है। परमाणु नाभिक के बाहर उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या केंद्रक में स्थित प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है। अतः विद्युत आवेशों का संतुलन होकर परमाणु विद्युतीय दृष्टि से उदासीन होता है। थोड़ा सोचो, परमाणु में कितने प्रकार के उप परमाणविक कण होते हैं? कौन से उप परमाणविक कण आवेश युक्त हैं? नाभिक में कौन से उप परमाणविक कण होते हैं? नाभिक के चारों ओर परिभ्रमण करने वाले इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान नगण्य होने के कारण परमाणु का द्रव्यमान मुख्यतः उसके नाभिक में स्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कारण होता है। परमाणु के प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इनकी एकत्रित संख्या को उस तत्व का परमाणु द्रव्यमानांक कहते हैं। परमाणु द्रव्यमानांक ए इस अक्षर से दर्शाते हैं। परमाणु संकेत क्रमांक और परमाणु द्रव्यमानांक से ये एकत्रित रूप से चिन्ह में दर्शाने की पद्धति नीचे दी गई। AZ संकेत उदाहरण 6C12। इस चिन्ह का अर्थ है कि कार्बन का परमाणु क्रमांक अर्थात प्रोटॉन संख्या 6 और कार्बन का परमाणु वस्तु मानांक 12 है। इससे यह भी स्पष्ट होता है कि कार्बन के नाभिक में 12 अर्थात 6 न्यूट्रॉन है। थोड़ा सोचो, ऑक्सीजन का संकेत O है, उसके नाभिक में 8 प्रोटॉन और 8 न्यूट्रॉन होते हैं। इस आधार पर ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक Z और परमाणु वस्तु मानांक A निश्चित करो और उसको चिन्ह द्वारा दर्शाओ। कार्बन का परमाणु क्रमांक 6, कार्बन के परमाणु में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? सोडियम के परमाणु में 11 इलेक्ट्रॉन है। सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होगा? मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक तथा परमाणु द्रव्यमानांक क्रमशः 12 और 24 हैं। चिन्ह द्वारा तुम उसे कैसे दर्शाओगे?
कैल्शियम का परमाणु क्रमांक तथा परमाणु द्रव्यमानांक क्रमशः 20 और 24 है। इस आधार पर कैल्शियम के नाभिक में कितने न्यूट्रॉन होंगे ज्ञात करो। इलेक्ट्रॉनों का वितरण। बोर की परमाणु प्रतिकृति के अनुसार इलेक्ट्रॉन अस्थायी कवचों में परिभ्रमण करते हैं। इन कवचों की विशिष्ट ऊर्जा होती है। परमाणु नाभिक के समीप सबसे समीप वाले कवच को पहला कवच, उसके बाद वाले कवच को दूसरा कवच। कवचों के क्रमांक के लिए n इस संकेत का उपयोग करते हैं। n बराबर 1 2 3 4 अनंत। इन क्रमांकों के अनुसार कवचों को k l m n इन संकेतों द्वारा संबोधित करते हैं। प्रत्येक कवच में 2n घाते 2 इस सूत्र से प्राप्त संख्या के बराबर इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। n का मान बढ़ने पर उस कवच के इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा बढ़ती है। तालिका पूर्ण करो। कवच यहाँ दिए गए हैं। संकेत k l m n n 1 सूत्र 2n घाते 2। तो इस सूत्रों की सहायता से इस तालिका को पूर्ण करना है। उपयुक्त तालिका के आधार पर कवचों में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या लिखो। k कवच, l कवच, m कवच, n कवच। परमाणु की बताओ तो परमाणु की संरचना और सौरमंडल में समानता है। सौरमंडल के ग्रह सूर्य के चारों ओर गुरुत्वीय बल के कारण परिभ्रमण करते हैं। परमाणु संरचना में कौन सा बल कार्यरत होगा? नाभिक में अनेक धन आवेशित प्रोटॉन एकत्रित होते हैं। नाभिक के न्यूट्रॉन का एक कार्य क्या है होगा, ऐसा क्या तुम्हें लगता है? तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक संरूपण। हमने देखा कि LMN इन कवचों में क्रमशः अधिक से अधिक 2, 8, 18, 32 इलेक्ट्रॉन समा सकते हैं। यही कवचों की महत्तम धारकता है। कवचों की महत्तम धारकता के अनुसार ही परमाणु के इलेक्ट्रॉनों का कवचों में वितरण होता है। किसी तत्व के परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों का कवच उसी अनुसार विन्यासी उस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक संरूपण कहलाता है। प्रत्येक इलेक्ट्रॉन में वह जिस कवच में होता है उसके अनुसार निश्चित ऊर्जा होती है। उसमें पहले कवच की कवच में इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा सबसे कम होती है। उसके आगे की कवचों में इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा कवच क्रमांक के अनुसार बढ़ती जाती है। तत्व के परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक समरूपण इस प्रकार होता है कि उसके सभी इलेक्ट्रॉनों की एकत्रित ऊर्जा कम से कम होती है। परमाणु के इलेक्ट्रॉन कवचों की महत्तम धारकता के अनुसार और ऊर्जा के आरोही क्रमानुसार कवचों में स्थान प्राप्त करते हैं। अब हम कुछ तत्वों के परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनिक संरूपण देखेंगे। तालिका 5.7 उस तालिका की 1 से 3 पंक्तियां भरी हुई हैं। उसी आधार पर बची हुई तालिका तुम्हें भरनी है। यहाँ देखिए विभिन्न तत्वों की यहाँ तालिका दी गई है और इन तालिकाओं को भरना है। संख्या स्वरूप में इलेक्ट्रॉनिक संरूपण अल्प विराम से अलग किए हुए अंकों द्वारा दर्शाया जाता है। इसके अंक ऊर्जा के आरोही क्रम वाले कवचों में उपस्थित इलेक्ट्रॉन संख्या दर्शाती हैं। उदाहरणार्थ सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक संरूपण 281 है, अर्थात इसका अर्थ सोडियम परमाणु में k कवच में 2, l कवच में 8, m कवच में 1 इस प्रकार से कुल 11 इलेक्ट्रॉन वितरित किए होते हैं। परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक संरूपण आकृति 5.8 के अनुसार कवचों की रेखांकन द्वारा भी दर्शाते हैं। संयोजकता, वैलेंसी और इलेक्ट्रॉनिक संरूपण। संयोजकता अर्थात एक परमाणु द्वारा बनाए गए रासायनिक बंधों की संख्या। यह तुमने पिछले पाठ में देखा। हमने देखा कि सामान्यतः तत्वों की संयोजकता उसकी विविध यौगिकों में स्थिर होती है। इलेक्ट्रॉनिक संरूपण का रेखांकन। यहाँ देखो विभिन्न तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक संरूपण दिखाए गए हैं। विविध परमाणुओं में स्थित इलेक्ट्रॉन जिसमें समाविष्ट होने से उन कवचों के संकेत क्या हैं? सबसे अंदर वाले कवच का संकेत और क्रमांक क्या है? फ्लोरीन परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों जिन कवचों में वितरित होते हैं उनके संकेत लिखो। फ्लोरीन परमाणु में सबसे बाहरी अर्थात बाह्यतम कवच कौन सा है? सोडियम परमाणु में बाह्यतम कवच कौन सा है? हाइड्रोजन परमाणु में बाह्यतम कवच कौन सा है? तत्वों की संयोजकता, यौगिकों में उपस्थित रासायनिक बंध, इनसे संबंधित संकल्पना इलेक्ट्रॉनिक संरूपण के कारण स्पष्ट होती है। परमाणु स्वयं के बाह्यतम कवच के इलेक्ट्रॉनों का उपयोग करके रासायनिक बंध बनाता है। परमाणु की संयोजकता एवं उसके बाह्यतम कवच के इलेक्ट्रॉनिक संरूपण के आधार पर निर्धारित होती है। इसलिए बाह्यतम कवच को संयोजकता कवच कहते हैं। बाह्यतम कवच की इलेक्ट्रॉन संयोजकता इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। परमाणु की संयोजकता का संबंध परमाणु में स्थित संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या से होता है। यह स्पष्ट होता है कि सर्वप्रथम हीलियम और नियान इन तत्वों को देखें। ये दोनों गैसीय अवस्था वाले तत्व किसी भी परमाणु से संयोग नहीं करते। ये तत्व रासायनिक दृष्टि से निष्क्रिय हैं, अर्थात उनकी संयोजकता शून्य है। हीलियम के परमाणु में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और वे के इस पहले कवच में समाविष्ट होते हैं। देखो तालिका 5.7 हीलियम में इलेक्ट्रॉनों का केवल एक के कवच है और वही बाह्यतम कवच भी है। के कवच की इलेक्ट्रॉन धारकता 2n2 के अर्थ है, अर्थात हीलियम का बाह्यतम कवच पूर्ण भरा है। इसे ही हीलियम का इलेक्ट्रॉन द्विक कहते हैं। नियान इस निष्क्रिय गैस के इलेक्ट्रॉनिक संरूपण के व यल ये 2 कवच होते हैं।
जिसमें यल यह संयोजकता कवच है। यल कवच की इलेक्ट्रॉन धारकता 8 है और तालिका 5.7 से स्पष्ट होता है कि नियान का संयोजकता कवच पूर्ण भरा है। इसे ही नियान में इलेक्ट्रॉन अष्टक हैं ऐसा कहती हैं कि एल और एम इन कवचों में इलेक्ट्रॉन रहने वाली निष्क्रिय गैस अर्थात आर्गन है। एम इस कवच की इलेक्ट्रॉन धारकता 2 × 3 है बराबर 18 है, परंतु आर्गन में यम इस संयोजकता कवच में केवल 8 इलेक्ट्रॉन हैं। तालिका 5.7 देखो। इसका अर्थ है कि निष्क्रिय गैसों में की संयोजकता कवच में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अर्थात संयोजकता कवच में इलेक्ट्रॉन अष्टक होता है। इलेक्ट्रॉन अष्टक या द्विक पूर्ण होता है तब संयोजकता शून्य होती है। निष्क्रिय गैसों के अतिरिक्त अन्य तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक संरूपण देखें। तालिका 5.7 तो ऐसा दिखाई देता है कि उसमें इलेक्ट्रॉन अष्टक स्थिति नहीं है या उसकी इलेक्ट्रॉन अष्टक स्थिति अपूर्ण है। हाइड्रोजन के बारे में यह कह सकते हैं कि हाइड्रोजन का द्विक अपूर्ण है। निष्क्रिय गैसों के अलावा अन्य सभी तत्वों के परमाणु में अन्य परमाणु के साथ संयोग करने की प्रवृत्ति होती है, अर्थात उनकी संयोजकता शून्य नहीं होती। हाइड्रोजन के संयोग से बनने वाले अणुओं के सूत्रों से H2 HCl हाइड्रोजन की संयोजकता 1 होती है, यह तुमने देखा ही है। हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉनिक समरूपण से यह दिखाई देता है कि हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन के इस कवच में है, अर्थात हाइड्रोजन में द्विक स्थिति की अपेक्षा एक इलेक्ट्रॉन कम है। यह एक संख्या हाइड्रोजन की संयोजकता से मिलती है। सोडियम के 281 इस संरूपण से पता चलता है कि सोडियम की संयोजकता कवच में एक इलेक्ट्रॉन है और NaCl NaH ऐसे अणुसूत्रों से पता चलता है कि सोडियम की संयोजकता 1 है। इसका अर्थ यह है कि तत्वों की संयोजकता और उनकी संयोजकता कवच की इलेक्ट्रॉन संख्या में कुछ संबंध है। थोड़ा सोचो, नीचे दी गई तालिका 5.9 में कुछ तत्वों से बने यौगिकों के अणुसूत्र दिए हैं। उसके आधार पर निर्धारित उन तत्वों की संयोजकता, उस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक संरूपण और उसकी संयोजकता इलेक्ट्रॉन संख्या रिक्त स्थान में लिखो। यहाँ पर ये तालिका दी गई, इस तालिका को पूर्ण करो। तालिका क्रमांक 5.9 के चौथे स्तंभ में तुमने यौगिक के अणुसूत्र के आधार पर तत्व की प्राप्ति की संयोजकता लिखी है। जब तत्व की संयोजकता इलेक्ट्रॉन संख्या x का मान 4 या 4 से कम है तब x का मान तत्व की संयोजकता से मेल खाता है क्या? जब x का मान 4 या 4 से अधिक है तब 8 ऋण x जब का मूल्य तत्व की संयोजकता से मेल खाता है क्या? या तत्व का इलेक्ट्रॉन अष्टक पूर्ण होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन कम है? इससे तुम्हारे यह ध्यान में आएगा कि तत्व की संयोजकता और तत्व के इलेक्ट्रॉनिक संरूपण में सामान्यतः नीचे दिया गया संबंध होता है। इसे सदैव ध्यान में रखो। जिस तत्व में संयोजकता इलेक्ट्रॉन संख्या 4 या उससे कम होती है उस तत्व की संयोजकता उसकी संयोजकता इलेक्ट्रॉन संख्या के बराबर होती है। इसके विपरीत जिस तत्व में 4 या उससे अधिक संयोजकता इलेक्ट्रॉन होते हैं तब अष्टक पूर्ण होने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन कम होते हैं वह संख्या उस तत्व की संयोजकता होती है। तत्व के परमाणु क्रमांक Z का क्या अर्थ है? नीचे कुछ तत्वों के परमाणु क्रमांक Z दिए गए हैं। उन तत्वों के बाह्यतम कवच में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? H 1 C6 लिथियम के 3 ऑक्सीजन का 8 और नाइट्रोजन के 7। बाह्यतम कवच की इलेक्ट्रॉन संख्या यहाँ लिखनी है सूत्र के आधार पर। नीचे कुछ तत्वों की इलेक्ट्रॉन संख्या की है, उस आधार पर उस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक संरूपण, संयोजकता, इलेक्ट्रॉन संख्या और संयोजकता लिखो। इलेक्ट्रॉनिक संरूपण और संयोजकता, इलेक्ट्रॉन की संख्या और संयोजकता यहाँ लिखी हुई है, उसको पूर्ण करना है। परमाणु क्रमांक और परमाणु द्रव्यमानांक हमेशा पूर्ण ही क्यों होते हैं? सल्फर में 16 प्रोटॉन और 16 न्यूट्रॉन होते हैं तो उसका परमाणु क्रमांक और परमाणु द्रव्यमानांक कितना होगा? समस्थानिक आइसोटोप्स तत्व का परमाणु क्रमांक यह एक तत्व मूलभूत गुणधर्म और उसकी रासायनिक पहचान है। प्रकृति में कुछ तत्वों के परमाणु क्रमांक समान परंतु परमाणु द्रव्यमानांक भिन्न ऐसे परमाणु होते हैं। एक ही तत्व के ऐसे भिन्न परमाणु द्रव्यमानांक वाले परमाणुओं के समस्थानिक हैं। उदाहरण C12, C13, C14। समस्थानिकों के परमाणु द्रव्यमानांक 12C, 13C और 14C इस पद्धति से भी दर्शाते हैं। समस्थानिकों में प्रोटॉन संख्या समान परंतु न्यूट्रॉन संख्या भिन्न होती है। समस्थानिक परमाणु द्रव्यमानांक, प्रोटॉन संख्या और न्यूट्रॉन संख्या यहाँ दी गई है। जानकारी प्राप्त करो। हाइड्रोजन के कुल 3 समस्थानिक हैं, उन्हें हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम नाम दिए गए हैं। इनके परमाणु द्रव्यमानांक ढूंढो। भारी जल हैवी वाटर का अर्थ क्या है, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करो। यहाँ समस्थानिक, प्रोटॉन संख्या, न्यूट्रॉन संख्या, इस आधार पर यह तालिका पूर्ण करना है।
समस्थानिकों के उपयोग। कुछ तत्वों के समस्थानिक रेडियोधर्मी होते हैं, उनका उपयोग विविध क्षेत्रों में किया जाता है। उदाहरण औद्योगिक क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, चिकित्सा क्षेत्र, अनुसंधान क्षेत्र। यूरेनियम 235 का उपयोग नाभिकीय विखंडन और विद्युतीय निर्मिति के लिए करते हैं। कैंसर जैसे प्राणघातक विकार के चिकित्सीय उपचार में कुछ तत्वों के रेडियोधर्मी समस्थानिकों का उपयोग करते हैं। उदाहरण कोबाल्ट 60। गायटर या थायराइड इस विकार के चिकित्सकीय उपचार में आयोडीन 131 का उपयोग करते हैं। रेडियोधर्मी तत्व के समस्थानिकों का उपयोग जमीन के नीचे से जाने वाली नालिकाओं में दरार खोजने के लिए करते हैं। उदाहरण सोडियम 24। अन्य पदार्थों का सूक्ष्म जीवाणु से परीक्षण करने के लिए रेडियोधर्मी तत्वों का उपयोग करते हैं। C14 इस रेडियोधर्मी समस्थानिक का उपयोग पुरातन वस्तुओं की आयु निश्चित करने के लिए करते हैं। परमाणु भट्टी, न्यूक्लियर रिएक्टर। परमाणु ऊर्जा के बड़े उपयोग से बड़े पैमाने पर विद्युत निर्मित करने वाले संयंत्र को परमाणु भट्टी कहते हैं। आकृति 5.10 देखो। कहते हैं परमाणु भट्टी में ईंधन पर नाभिकीय अभिक्रिया करके परमाणु की नाभिकीय ऊर्जा मुक्त करते हैं। संबंधित नाभिकीय अभिक्रिया समझने के लिए यूरेनियम 235 इस परमाणु ईंधन का उदाहरण लेंगे। धीमी गति से न्यूट्रॉन का आघात करके यूरेनियम 235 इस समस्थानिक के नाभिक का विखंडन होकर क्रिप्टॉन 92 तथा बेरियम 141 इस भिन्न तत्वों के नाभिक और 2 से 3 न्यूट्रॉन का निर्माण होता है। इन न्यूट्रॉनों की गति कम करने पर वे U-235 के नाभिक का विखंडन करते हैं। इस प्रकार से नाभिकीय विखंडन की श्रृंखला अभिक्रिया होती है। आकृति 5.11 1 देखो। इसमें नाभिक के बड़े पैमाने पर नाभिकीय ऊर्जा अर्थात परमाणु ऊर्जा मुक्त होती है। संभावित विस्फोट टालने के लिए श्रृंखला अभिक्रिया नियंत्रित रखते हैं। परमाणु भट्टी में श्रृंखला अभिक्रिया नियंत्रित करने के लिए न्यूट्रॉनों का वेग और संख्या कम करने की आवश्यकता होती है। इसके लिए आगे दी गई बातों का उपयोग होता है। संचलन मंदक, मॉडरेटर। न्यूट्रॉनों की गति को कम करने के लिए ग्रेफाइट या भारी जल का संचलक या मंदक के रूप में उपयोग किया जाता है। नियंत्रक, कंट्रोलक। न्यूट्रॉनों को अवशोषित करके उसकी संख्या कम करने के लिए बोरान, कैडमियम, बेरिलियम आदि की छड़ों का नियंत्रक के रूप में उपयोग करते हैं। विखंडन प्रक्रिया में निर्माण होने वाली ऊष्मा पानी का शीतक के रूप में उपयोग कर अलग की जाती है। इस ऊष्मा से पानी की वाष्प बनकर उस वाष्प की सहायता से टरबाइन घूमते हैं और विद्युत निर्माण होती है। भारत में 8 स्थानों के परमाणु विद्युत निर्माण केंद्रों में कुल 22 परमाणु भट्टियां कार्यान्वित हैं। अप्सरा यह मुंबई के भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र में 4 अगस्त 1956 को कार्यान्वित हुई। भारत की पहली परमाणु भट्टी है। भारत में थोरियम 232 इस तत्व के भंडार बड़े पैमाने में होने के कारण भारतीय वैज्ञानिकों ने आने वाले समय के लिए थोरियम 232 से यूरेनियम 233 इस समस्थानिक के निर्माण पर आधारित भट्टियों की योजना विकसित की है। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के साथ www.youtube.com से परमाणु भट्टी के कार्यों की विस्तृत जानकारी वीडियो द्वारा प्राप्त करो और उसे कक्षा में उसकी चर्चा करो। इस प्रकार से हमारा ये पाठ समाप्त होता है। धन्यवाद।